नमस्कार, मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। हम लोग इस समय बात कर रहे हैं भाषा से संबंधित प्रश्नों की, क्योंकि लगातार एक सीरीज चला रहा हूं मैं कि संडे संडे आपको सारे भाषा से संबंधित परीक्षाओं में जितने प्रश्न आए हैं सबके साथ मैं आपको जोड़ सकूं। तो आज आपके साथ जो पहला प्रश्न मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अभ्यास प्रश्न पे क्या है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। चलिए फटाफट मुझे बता दीजिए कि आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। उड़िया, मराठी, असमिया या बांग्ला, इन चारों में से आपको सही विकल्प कौन सा लग रहा है? तो देखिए, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय में मराठी भाषा नहीं है। मराठी भाषा नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो विकास की दृष्टि से देखो, विकास की दृष्टि से प्राकृति के पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? चलिए फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। पाली, डिंगल, अपभ्रंश या फिर अवहट्ट। तो यहां आपको बताना है चारों विकल्प में से पाली। देखो, प्राकृत से पूर्व अवस्था, तो भाषाओं के वर्गीकरण को जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहली भाषा कौन सी होती है मेरे बच्चे? संस्कृत होती है। संस्कृत भाषा के दो रूप हमें दिखाई देते हैं, वैदिक और लौकिक संस्कृत। वैदिक और दूसरी कौन सी भाषा होगी? लौकिक संस्कृत। इन दोनों भाषाओं से मिलकर के पाली बनता है। पाली भाषा से प्राकृत बनता है और प्राकृत से क्या बनता है? अपभ्रंश भाषा का विकास होता है। तो प्रश्न पूछा प्राकृत की पूर्व अवस्था। देखो, ये जो प्राकृत है, प्राकृत जो है, प्राकृत की जो पूर्व अवस्था है उसका नाम क्या है मेरे बच्चे? पाली भाषा है। पाली वही भाषा है जिसमें अशोक के शिलालेख हमें मिलते हैं। गौतम बुद्ध के जो ग्रंथ हैं, जो उनके प्रवचन हैं, वो भी हमें किसमें दिखाई देते हैं? पाली भाषा में दिखाई देते हैं। तो आंसर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते, किसमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? मतलब पूरे भाषाओं के विकास को जो 1500 से लेकर के आज 2023 तक की जो भाषाओं के विकास क्रम में है, कह रहा है अपभ्रंश भाषा जो है वह किस काल में, किस सन में, किस समय वर्तमान में है? तो देखिए, जो इस समय जो है कौन सी भाषा है? देखो, मैंने यहाँ आपको एक चीज बताया था कि देखो क्या है, संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश की जो उत्तरा अवस्था है इस वर्तमान समय में, इसका कालखंड क्या है? तो देखो, 500 से लेकर के 1000 ईसा तक जो कालखंड है उसे अपभ्रंश भाषा कालखंड कहते हैं। पक्की बात है। 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी, क्योंकि यहीं पे आधुनिक 1000 के आसपास अमीर खुसरो की पहेलियों में हमें हिंदी भाषा का प्रारंभ दिखाई देता है। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, कौन सी भाषा है? तो यहां आपको बताना है कि जिस भाषा में या कौन सी भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, हिंदुस्तानी, भोजपुरी, अवधी या मैथिली। तो वह भाषा कौन सी है? देखो, जिसे गांधी जी ने एक भाषा कहा था कि जो हिंदू मुस्लिम तहजीब के अनुसार जो भाषा ढाली जा रही है, जिसका विकास हो रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान के संपर्क की भाषा के रूप में विकसित हो रही है, वह भाषा कौन सी है मेरे बच्चे? हिंदुस्तानी भाषा है। अरबी, फारसी, तुर्की है ना, इसमें संस्कृत, हिंदी सभी का प्रयोग इसमें हिंदुस्तानी में किया जाता है। तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की देखते हैं कि झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? देखो, पूछ रहा है कि झांसी, जालौन, उत्तर प्रदेश के जो कुछ जिले हैं झांसी, जालौन, हमीरपुर में, वहां पे बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रज है या मालवी,
कौन सी भाषा वहां प्रचलित है? तो देखो झांसी में कौन सा है? बुंदेली है। तो वहां एक कविता आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की पढ़ी होगी कि बुंदेले हर बोलो लेमो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी का जो संबंध है वो किससे है? बुंदेली भाषा से है। जालौन, हमीरपुर और झांसी किससे संबंधित है? बुंदेली भाषा से संबंधित है। और जिसका गुणगान स्वतंत्रता आंदोलन में देखिए क्या था कि झांसी की रानी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारतीय समाज के निर्माण में। स्वतंत्रता की जो आहुति है ना, जिस बलिदान की बलिवेदी पर आज हम जिस स्वतंत्रता का आनंद ले रहे है ना। तो अगला प्रश्न क्या है? देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? फटाफट बता दीजिए कि देवनागरी का लिकाप खरोष्टी, ब्रह्मी, फारसी या रोमन। देवनागरी लिपि का विकास जो है वो ब्रह्मी लिपि से हुआ है। ब्रह्मी लिपि, देवनागरी लिपि किससे? ब्रह्मी के गुप्त लिपि और खरोष्टी लिपि, एक पूरा विभाजन है। तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्रह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न क्या कहता है? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ हुई? अब कैसे हुई, मतलब किस भाषा से हुई? अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से या ब्राचट अपभ्रंश से? तो यहाँ पे देखिए जो भोजपुरी है वह मागधी अपभ्रंश से उसका विकास हुआ है। भोजपुरी, मैथिली और मगही जो भाषाओं का विकास है वो किससे है? मागधी भाषा से है, जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रदेशों में जहाँ बहुत प्रचलित है। तो मगही से किस किस भाषा का? मगही, मैथिली, भोजपुरी भाषाओं का विकास हुआ है। तो भोजपुरी की उत्पत्ति किससे हुई? मगही भाषा से हुई है। अगला देखिए क्या है प्रश्न? मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी या इनमें से कोई नहीं? तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि बिहारी हिंदी में क्या है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो यहाँ मगही का संबंध किससे है? बिहारी भाषा से है। आंसर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है भाई कि एक अक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है या कौन सा है तात्पर्य है? सेमेटिक हेमेटिक परिवार से है या चीनी भाषा परिवार से है या काकेशिय भाषा परिवार से है या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है? तो भौगोलिक दृष्टि से पूरे विश्व की भाषाओं को 4 भाषा परिवारों में विभाजित करके उपरूप में 18 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। 4 भौगोलिक क्षेत्रों को, पूरे विश्व की भाषाओं को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। उनको आधार बना करके भौगोलिक क्षेत्रों को 18 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। तो एक अक्षरी भाषा परिवार जो होती है वो किससे संबंधित है? वो चीनी भाषा परिवार से है। एक अक्षरी भाषा परिवार किससे संबंधित है? चीनी भाषा परिवार। आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की 85 बोली से है? आधुनिक भाषाओं में अपभ्रंश से 85 का संबंध किसका है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी या बंगाली का है? इन चारों में से कौन सा 85 बोली से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं कि जो अपभ्रंश की 85 है उससे किसका संबंध है मेरे बच्चे? पंजाबी भाषा का है। क्योंकि जो भाषाएं हो मुख्य अपभ्रंश के 5 मुख्य रूप हमें दिखाई देते हैं: सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी और 85। और 85 से किस भाषा का विकास हुआ है? पंजाबी और उसके दक्षिणी रूप से सिंधी भाषा का विकास। तो ये अपभ्रंश का जो है, जो 85 अपभ्रंश है उससे किस भाषा का, आधुनिक भाषा का विकास हुआ? पंजाबी भाषा का। आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। अब देखो क्या है, गैल, भैल आदि किस बोली की तरह की क्रियाएं हैं? गैल भैल किस भाषा में प्रयोग किया जाता है? फटाफट बता दो आप सभी लोग, क्योंकि आप लोग भाषाओं को बोलने और समझने वाले लोग हैं। जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। और भाषा मुख्य रूप से क्या होती है? वाचिक या लिखित रूप में प्रयोग की जाती है। तो गैल और भैल जो है क्या है? भोजपुरी भूतकालिक के रूप में प्रयोग किया जाता है कि गए वाले को कि वह चला गया है। तो गैल भैल है ना, बढ़िया भैल, चले गैल, खाई भैल, हैं, पी भैल, पी भैल, ये सारे शब्द क्या होता है? भोजपुरी भाषा के भूतकालिक रूप में परिवर्तित होता है या उपयोग किया जाता है। अगला है,
कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बांग्ला, पंजाबी, मराठी या गुजराती? तो हिंदी भाषा तो देवनागरी में लिखी जाती है, ये सबको पता है। लेकिन क्या ये भी पता है कि मराठी भाषा की जो लिपि है वह भी देवनागरी लिपि है? तो ये भी जान लीजिए कि जो देवनागरी लिपि है वह मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं की लिपियां हैं। तो इसका मतलब गांधी जी ने जो अपनी सत्य, अहिंसा और प्रेम का जो भाईचारे का संदेश, उनका जो छोटा सा किताब है ना, हिंद स्वराज, वो पहली बार गुजराती भाषा में लिखा गया था। फिर मराठी, हिंदी, बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए कि रीवा, सतना, सतलोड़ा, बघेली के क्षेत्र हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी नाम से जाना जाता है। या सी, खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। राजस्थानी उपभाषा का विकास 85 अपभ्रंश से हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो क्या है, असत्य कथन है। देखो असत्य, गलत कथन है कि राजस्थानी उपभाषा का विकास 85 से कहाँ हुआ है, वो तो सौर सैनी अपभ्रंश के आकार और ओकार बहुल से हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो डी है वो गलत फैक्ट है। और खड़ी बोली के अन्य नाम कौरवी है, या कौरवी को ही खड़ी बोली कहा जाता है। पक्की बात है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अवधि का संबंध हिंदी भाषा की किस उपभाषा से है? पूर्वी भाषा से है, पश्चिमी भाषा, या हिंदी, बिहारी हिंदी से, या राजस्थानी हिंदी? तो देखो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसका जो संबंध है वो पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी के 3 रूप हमें दिखाई देते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी के रूप में। तो अवधी भाषा का जो संबंध है हिंदी के पूर्वी हिंदी से, उसका संबंध बना हुआ है, उसका संबंध उसी से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली सौर सैनी अपभ्रंश की है? तो सौर सैनी अपभ्रंश के हमें मुख्य रूप से 5 रूप दिखाई देते हैं, है ना। कौन कौन से दिखाई देते हैं? सौर सैनी, मागधी, अर्धमागधी, 85 महाराष्ट्री जो उपभाषाएं हैं। तो सौर सैनी से क्या कह रहा है? सौर सैनी अपभ्रंश से क्या संबंधित है? बुंदेली संबंधी है। सौर सैनी अपभ्रंश का संबंध किससे है भाई? बुंदेली से है। पक्का। मगह, बिहारी से मगही है, बघेली और छत्तीसगढ़ी दूसरी भाषाओं से है, पूर्वी हिंदी से। अब देखिए निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो अभी मैंने एक चार्ट बनाया था कि भाषा का 1 2 3 है, 4 फिर 5 फिर 6, एक क्रम बनाया था मैंने। तो जरा क्रम से लगाओ, भाषाओं के सही अनुक्रम लगाने हैं। तो प्राकृत पाली अपभ्रंश अवहट्ट, पाली प्राकृत अवहट्ट अपभ्रंश, या प्राकृत पाली अवहट्ट अपभ्रंश, या पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत के 2 रूप, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से क्या विकास हुआ? पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश को ही अवहट्ट कहते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं पुरानी हिंदी जो है, इसी को अवहट्ट को ही पुरानी हिंदी के नाम से जाना जाता है। आचार्य शुक्ल वैसा मानते हैं। पक्की बात है। तो ये क्रम है पाली। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से फिर खड़ी बोली हिंदी का पुरानी हिंदी, और पुरानी हिंदी से फिर नई हिंदी का विकास होता है अमीर खुसरो की पहेलियों में। तो चलो भाई अगला देखते हैं क्या है। संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं? कौन सी ऐसी अनुसूची है संविधान की जिसका संबंध भाषाओं से है? तो यदि आपने पढ़ा होगा तो 8वीं अनुसूची में भारत में इस समय कुल 22 भाषाओं की मान्यता है, जो मान्यता 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, एक पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। तो वहां पे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता इस समय है। नेक्स्ट क्या है देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो संविधान की किस अनुच्छेद में? देखो 14 सितंबर 1949 को जिस अनुच्छेद पे बात चर्चा हुई थी, तो वो क्या है? 343 से 351 तक भाषाओं से संबंधित है। तो 343A में संविधान के अनुच्छेद में हिंदी की राजभाषा का दर्जा, कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी और उसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप अंकों में मान्य होगा। तो 343A या 1 को आप स्वीकार कर सकते हैं राजभाषा के दर्जा के संबंध में। अगला, निम्नलिखित में कौन सी हिंदी उपभाषा भाषा आशा नहीं है?
उपभाषा नहीं है, उपभाषा नहीं है। कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? राजस्थानी, पंजाबी, बिहारी या पहाड़ी? तो आप लोग जानते हैं पहाड़ी कोई उपभाषा नहीं है। किसी भी भाषा की पंजाबी उपभाषा नहीं है। पंजाबी अपने आप में एक भाषा है जो 85 से विकास होकर के फिर आई है। ठीक है भाई, तो चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? कौरवी, ब्रज, बुंदेली या बघेली? तो आप लोग जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी संबंधित नहीं है, उसका नाम है बघेली। कौन सी है? बघेली। बघेली याद कर लीजिए, भाषाओं से संबंधित प्रश्न है, कठिन प्रश्न है परीक्षा में, लेकिन जरूर पूछा जाता है। खड़ी बोली का अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ा है, लेकिन यहाँ प्रश्न की प्रवृत्ति दूसरी। तो आप सभी लोग कैसे हैं? क्या हाल चाल है? क्या जम के पढ़ाई सभी लोगों की चल रही है? अपेक्षा करता हूं कि सभी लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। भाषा से संबंधित प्रश्नों को जानने के लिए सभी संडे, अगर इधर बीच 4 संडे को आप मिला लें तो क्रम से कक्षाएं लगाई गई हैं, आप उनको देखें, भाषा के प्रश्नों को हल करें। खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौरवी के नाम से जाना जाता है। कौरवी का अन्य नाम खड़ी बोली या खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है भाई कि कुप्पी, टूपी, नीर। देखो मेरे बच्चे, यहां आपको बताना है, क्या बताना है? चलो फटाफट बता दो। देखो, कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ किस भाषा परिवार में हिंदी में आगत हुआ है? कुप्पी, कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आए हुए हैं? द्रविड़ भाषा परिवार से, आर्य भाषा परिवार से, या सामी हामी भाषा परिवार से, या चीनी तिब्बत भाषा परिवार से? तो यहां देखिए, द्रविड़ भाषा परिवार से जो शब्द आए हैं, कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़, ये द्रविड़ भाषा परिवार के शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में अब चिर परिचित हो गए हैं। तो अगला देखिए क्या है भाई कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इस समय देखो ये भाषा से संबंधित केवीएस, एनवीएस, एचएससी, ये सभी जगहों में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे? आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी जी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के जो संस्थापक थे, जिनकी सोच के नाते पूरे भारत में भाषाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदी भाषा के विकास में गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा था कि जो भाषा है, जो मातृभाषा है, वो माँ के दूध के समान है। जिस तरह बच्चे को बहुत ही आवश्यक होता है माँ का दूध, उसी प्रकार भारतीय सपूतों के विकास के लिए भाषा जो है बहुत आवश्यक है। तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी जी थे। ब्रज भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? मथुरा, मालवा, भोजपुर या मेवात? तो इस प्रश्न का उत्तर तो सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि ये प्रश्न देखो, ब्रज भाषा जो ब्रज मंडल है वो कृष्ण से संबंधित है, और कृष्ण का संबंध देखो मथुरा से है। और जब आप जाएंगे तो बरसाने के मथुरा, द्वारिकाधीश में जो कृष्ण हैं, जो नंदगांव के कृष्ण हैं, जो राधे के प्रिय कृष्ण हैं, वो सारी भूमि ब्रज भाषा की भूमि। और ब्रज भाषा के महान जो कवि हुए, सूरदास हुए, उस अंधे सूरदास ने बाल्यकाल का ऐसा वर्णन किया कृष्ण का ब्रज भाषा में कि आज पूरा विश्व उस ब्रज भूमि से प्रभावित है, देखना चाहती है ब्रज क्षेत्र को। और ब्रज क्षेत्र का शुरुआत हमें कहाँ से दिखाई देता है? मथुरा से। तो मथुरा आप जरूर जाएं, कभी आपको कृष्ण की जन्मस्थली पे जाना हो तो जरूर जाएं। तो चलो भाई, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? अभी अभी हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, चलो फटाफट बता दो। तो देखो, इस समय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को क्या है? मान्यता दी गई है। क्या है? 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। अगला है, हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो आप सभी लोग जानते हैं, देवनागरी या देवगिरी, देवागिरी, देवगिरी या देवनागरी। तो आप लोग जानते हैं हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में ले जाती है। आंसर ए आपका बिल्कुल सही है।
इसके बाद है आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया? आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किस विद्वान ने पहली बार किया? डॉक्टर धीरेन्द्र या डॉक्टर गियर्सन या F. हार्नवेल या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया? तो आप लोग जानते हैं A. हार्नेल ने जो है पहली बार भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण जो है सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पक्की बात है भाई, चलो याद कर लो इस प्रश्न को, यहीं से आते हैं परीक्षा में प्रश्न। मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की, पाश्तो भाषा में कौन सी ध्वनियां हिंदी में आ गईं? देखो मध्यकाल की जो प्रशासन की भाषा थी वो फारसी भाषा थी और फारसी भाषा पूरे देश में इसका प्रचलन था, तो उसकी कुछ ध्वनियां हिंदी में आ जाना स्वाभाविक था। लेकिन कौन कौन सी क ख ग ज फ या क ख ग ज फ या क ख ग ज फ या कौन सी थी? तो आप लोग जानते हैं क ख ग ज फ। ये जो ध्वनि है, यहाँ जो चिन्ह लगा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर आपका ये देखो, यहाँ पे कुछ जगहों पे इसको हटा देना चाहिए था, कुछ शब्द सारे शब्द एक जैसे हो जा रहे, क ख ग ग ज फ। तो ये 4 वर्ण हैं, क ख, क्यों, ग ज और फ। ये चारों वर्ण क्या हैं? हिंदी भाषा में मिली हैं इन्हीं ध्वनियों को। अगला प्रश्न कौन सा है? नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो गलत विशेषता हो उसे आपको काटना है। तो सही बात है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो आप सभी लोग भाषा अनुकरण के द्वारा, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। लेकिन देखो मेरे बच्चे यहाँ पे कि भाषा पैतृक संपत्ति होती है कहाँ से? भाषा आपके पिता की कोई संपत्ति नहीं है, भाषा एक सामाजिक संपत्ति होती है, परिवर्तनशील होती है। तो जो गलत विशेषता है वो है पैतृक संपत्ति। भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा किसी के माँ बाप की नहीं, वो आस पड़ोस अपने परिवेश में भाषा को जरूर सीखता है। तो इस प्रकार देखिए अगला क्या है? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है। संस्कृत निष्ठ भाषा को या ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या कृत्रिम भाषा को? तो जो टकसाली भाषा होता है उसे है ना संस्कृत निष्ठ भाषा के रूप में हम क्या है मान्यता देते हैं, मानते हैं। नेक्स्ट क्या है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो आप लोग जानते हैं देवनागरी जो है गुजरात के जो राजा थे वही नागर ब्राह्मणों के द्वारा जो है इसका प्रयोग हुआ था, तो इसे गुजरात में सर्वप्रथम इसका प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या है कि निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी? अघोष भी हो, घोष, अघोष, अल्प प्राण भाषा के जो वर्ण हैं उनको आंतरिक और बाह्य प्रयत्न के आधार पर, मतलब अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के आधार पर 2 रूपों में बांटा गया है। तो यहाँ जो घोषत्व है, जो अघोष हैं, अघोष क और त क्या है वर्ण, अघोष अल्प प्राण ध्वनियों के रूप में माना है। देखो अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्पा महाप्राण अल्पाण। तो क ख ग घ अंग है ना, तो क क्या है? अल्प प्राण ध्वनि के रूप में आता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं क और त अल्प प्राण अघोष ध्वनियां है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को बैठक की अध्यक्षता हुई थी। कौन की थी अध्यक्षता? तत्कालीन उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने की या तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की या तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने की या तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो है वीडी जत्ती ने की? तो किसने किया? देखो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28 और 29 नवंबर 1953 की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एजुकेशनल की जो कमेटियां उनका भी रिकमेंडेशन दिया। शिक्षा सुधार समितियों में सबसे ज्यादा नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन का माना जाता है, उन्हीं के नाम पे शिक्षक दिवस के रूप में भी बहुत फेमस है। तो नेक्स्ट देखिए हिंदी शब्दानुशासन
ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी शब्दानुशासन और इन्हीं का सबसे प्रामाणिक व्याकरण पुस्तक माना जाता है। किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन प्रामाणिक ग्रंथ है व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान की किस अनुच्छेद में और उसका अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप मान्य होगा? यह अनुच्छेद 343 में ये बात कही गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के अनुच्छेद 343 में मान्यता मिली है। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ग्रिम नियम देखो भाषा से संबंधित जो भाषा का नियम है सीखने का, वो स्वनिम है, बोली से है, अर्थ या कोश विज्ञान से है। तो आप लोग जानते हैं जो ग्रिम नियम है वह स्वनिम विज्ञान से संबंधित है। भाषा को जब उच्चरित किया जाता है फोनेटिक्स या स्वनिम के रूप में हम जानते हैं, स्वन है रूपिम और संरूप के रूप में हम जानते हैं, तो उसका संबंध ग्रिम नियम से है। नेक्स्ट देखिए क्या है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है रूप, रचना, ध्वनि, इतिहास और अर्थ। देखो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का जो इतिहास वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है? इतिहास है मेरे बच्चे। रूप, रचना, ध्वनि के आधार पर अलग अलग बांटा गया है। तो भाषाओं के पारिवारिक जो वर्गीकरण है वो किसमें है? इतिहास आधारित है। तो नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख इसमें से कौन है? तो देखो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली क्या है? ब्रज भाषा है। ब्रज, खड़ी, बुंदेली, बांगरू, ब्रज भाषा उस समय ब्रजमंडल की भाषा है, वो सर्वाधिक प्रमुख बोली है। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यही करते हैं समाप्त। पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।